guys, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने सर्च सीजर के बारे में, विक्सेशियस सर्च के बारे में, अपील के बारे में, प्लस उसी के साथ साथ हमने देखा था डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी टू फंक्शन एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। ये वाले हमने 4 टॉपिक्स किए थे छोटे छोटे। आज हम इसके आगे के देखेंगे। सेक्शन 28 आज हम पहले देखते हैं, जिसमें बात की गई है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। ठीक है, अब हमने वीडियो में हमने सारे काउंसिल्स के बारे में देखा था, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट काउंसिल्स थी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल। ठीक है, उसी तरह से अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। तो इसमें क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. State government may also, if it deems fit, can establish more than one district commission in a district. अब इसमें क्या कहा कि अब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, ये ड्यूटी उसकी है कि उसने एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनानी है। हर एक स्टेट में हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाई जाती हैं। और कौन बनाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा भी कमीशंस बना सकती है। फॉर हम एग्जांपल लेते हैं, पंजाब में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉम्बे में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी तरह से अगर पंजाब में जलंधर, बटाला, अमृतसर, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जलंधर में एक कमीशन से काम नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा कमीशन होनी चाहिए, तो वो एक से ज़्यादा कमीशन भी बना सकती है। ठीक है, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होना चाहिए? ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, at least 2 members and not more than such number of members as may be prescribed in consultation with the state government. हर एक कमीशन में एक प्रेसिडेंट कंपलसरी होना चाहिए और 2 मेंबर्स तो कंपलसरी होने चाहिए। और अगर ज़्यादा रखने हैं तो जितने उनको प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या जो नोटिफिकेशन में जो भी गाइडलाइंस गिवन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने ज़्यादा मेंबर्स रखने हैं तो हमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। इसमें उन्होंने क्या बात की कि जो प्रेसिडेंट्स है, जो मेंबर्स है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसकी बात की गई है। तो सीजी में बाय नोटिफिकेशन मेक द रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट मेथड्स, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसमें यही बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंबर्स की क्वालिफिकेशन बताएगी, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बताएगी, किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाएगा वो बताएगी, कितने टाइम के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी वो बताएगी, रेजिग्नेशन, अगर हमने किसी भी प्रेसिडेंट या मेंबर को रिमूव करना है तो ये सब चीज़ें कैसे की जाएगी, ये सारे रूल्स सीजी बनाती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ये कमीशंस को, एक से ज़्यादा भी बना सकती है। हर एक कमीशन में एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा रखने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करो। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी वो मेंबर्स की और प्रेसिडेंट की, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देती है बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन। ठीक है, अब आती है सेक्शन 34। अगला है सेक्शन 34, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई केस है कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में जो लॉयर्स है या जो अथॉरिटीज जिनके पास हमने अपना केस दिया है, वो हमारे केस को इंटरप्रेट करती हैं। ठीक है, केस को इंटरप्रेट करने के बाद वो जो भी लीगल डिसीजंस लेती हैं उसको हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस तरह से केसेस को, किस तरह से कंप्लेंट्स को इंटरप्रेट करती है, किस तरह से उनके कंक्लूजन्स निकालती है, इसकी बात की गई है सेक्शन 34 में। तो इसमें क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ज्यूरिसडिक्शन एंड द कंप्लेंट प्रोसीजर। First point is district commission has a jurisdiction for the complaints where the value of goods and services paid does not exceed rupees 1 crore. जो भी कंप्लेंट्स गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रजिस्टर करवाई जाती है, उन कंप्लेंट्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू 1 करोड़ तक होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ तक की वैल्यू के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट है उनको कौन इंटरप्रेट करता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, सेकेंड इज द कंप्लेंट्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई भी कंप्लेंट है हम कमीशन में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो हम जो हमारे उस लोकल एरिया में सबसे पास, सबसे नज़दीक का जो कमीशन होगा, हम वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट करेंगे कंप्लेंट को।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जलंधर में अगर हमारी कोई कंप्लेंट है तो मैं जलंधर के कमीशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवाऊंगी, मैं बटाला वाले को रेफर नहीं करूंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और एट एनी अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इन्होंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या कोई भी और प्लेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताई हुई है, वहाँ पे जाके अपनी फंक्शनिंग, अपनी पावर्स, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। कहाँ पे करेगा, हेडक्वार्टर्स में, या फिर हेडक्वार्टर्स के अलावा कोई भी और जगह जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताई हुई है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जगह स्पेसिफाई करती भी है वो स्टेट कमीशन के साथ पहले कंसल्ट करती है, उसके बाद ही वो जगह को स्पेसिफाई करती है, और जो भी जगह उन्होंने डिसाइड की करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो जगह चेंज भी कर सकती है। अगर मान लो कि पहले उन्होंने कोई जगह एक्स चूज़ की हुई थी और बाद में उन्होंने जगह चेंज कर दी, जगह वाई कर दी, ठीक है, शिफ्ट कर दिया जगह वाई पे, तो नोटिफिकेशन पास हो जानी चाहिए ऑफिशियल गैजेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या देखा, पहला पॉइंट है कि जो भी कंप्लेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 लाख तक होनी, 1 करोड़ तक होगी, उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। फिर है कि जो हमारी लोकल लिमिट्स के विद इन जो भी हमारा कमीशन होगा वहाँ पे कंप्लेंट्स इंस्टीट्यूट की जाएगी। और अगला हमने क्या देखा कि जो कमीशन है वो अपने फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाके या फिर कोई भी और जगह जो स्टेट गवर्नमेंट ने चूज़ की है उनके लिए, तो वहाँ पे जाके अपनी पावर्स और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट्स में नोटिफाई करता रहेगा अगर कोई भी जगह उन्होंने चूज़ की है या फिर कोई भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 35, मैनर इन विच द कंप्लेंट शैल बी मेड। किस तरीके से हम कंप्लेंट कमीशन के पास लेके जाते हैं, कौन लेके जाता है, ठीक है, किन किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है, इसकी बात की गई है सेक्शन 35 में। तो इसमें क्या लिखा है, अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड में बी फाइल्ड विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कोई भी कंप्लेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेशन में, चाहे वो गुड्स बिके जा चुके हैं या हमने एग्रीमेंट किया कि आपको इस फ्यूचर डेट पे मिल जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कौन कौन फाइल करता है। ए पॉइंट इज द कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जिसने टू होम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और सच प्रोवाइडेड और सच सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। कोई भी कंज्यूमर जिसके पास वो गुड्स भेजे गए हैं, जिसने वो गुड्स खरीदे हैं, या फिर कोई भी कंज्यूमर जिसने वो सर्विस अवेल किया या उसको सर्विस प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट कर दिया कि आपको फ्यूचर डेट पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा कंज्यूमर हु अलेजेस द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। कोई भी कंज्यूमर अगर उसको लगता है कि जो गुड्स और सर्विसेज के रिलेशन में जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है वो अनफेयर है, वो ट्रेड प्रैक्टिस नहीं सही, वायलेटिंग है, तो वो कंज्यूमर चाहे तो कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बी पॉइंट इज एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। सेम पॉइंट्स है, बस अब नेम चेंज हो रहा है कि कोई भी कंज्यूमर की रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है वेदर द कंज्यूमर टू होम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बी एग्री टू बी सोल्ड और agree to be provided or alleges any unfair trade practice in respect of any goods or services is a member of such association। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन जिसने कंज्यूमर को गुड्स बेच दिए हैं या सर्विसेज दे दी है या फिर उनको प्रॉमिस कर दिया कि आपको फ्यूचर डेट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो कंज्यूमर भी करवा सकता है, या फिर उस कंज्यूमर एसोसिएशन का कोई मेंबर है, चाहे मेंबर हो चाहे ना हो, वो अगर उन्हें लगता है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, कोई कंज्यूमर एक्ट के जो भी प्रोविजन उनका वायलेशन हो रहा है, तो वो चाहे तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सी पॉइंट इज वन और मोर कंज्यूमर वेदर देयर आर numerous consumer having the same interest with the permission of the district commission on the behalf of all the consumers so interested। एग्जाम्पल ले लो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में कोई गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस फॉर्म के जो भी गुड्स या सर्विसेज है या फिर जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्डिंग बहुत से कंज्यूमर्स को, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो वायलेशन हो रही है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, तो
100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों के बिहाफ पे अगर 3-4 जने जाके कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो वो भी एक मैनर है कंप्लेंट को रजिस्टर करने का, ठीक है। मतलब एक या दो कंज्यूमर या एक से ज़्यादा कंज्यूमर इतने सारे लोगों के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ठीक है। दी पॉइंट इज द सीजी एंड द सेंट्रल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी केस के रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें नोट क्या लिखा है, इट में बी नोटेड दैट द कंप्लेंट में बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब हम कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम ऑफलाइन कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट इज एवरी कंप्लेंट शैल बी accompanied with such fee and payable in such manner including the electronic form as may be prescribed। जो भी कंप्लेंट फाइल की जाएगी उसकी जो भी फीस होगी या फिर जिस तरह से भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाएगी उसका जो भी मैनर है वो हमें पहले ही बताया गया, उसी तरीके से हम कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएंगे और उसी फॉर्म में करवाएंगे, ठीक है। तो ये था, हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होती है, वो किस तरह से ज्यूरिसडिक्शन करती है और क्या मैनर है कंप्लेंट्स को फाइल करवाने का, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवाने का, ठीक है। तो हमने सेक्शन 28, 34 और 35 देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो इसके अगले वैसे टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 36, ठीक है। तब तक आप ये वाले टॉपिक अच्छे से करो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इवन दो यू कैन DM me on my Insta page। So till then, keep on revising and do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a nice day.